गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए मैं मीनाक्षी त्रिपाठी और आप दोनों मिलकर के अपने पाठ 2 को आगे की ओर ले चलते हैं। बच्चों, इस पाठ में अभी तक हमने बैंक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि बैंक हमें कितने प्रकार के खातों की सुविधाएं प्रदान करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बैंक हमें और कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है जो हमें बैंक में पैसा जमा करने के लिए प्रेरित करती हैं और सुविधा प्रदान करती हैं। बच्चों, जब भी हम बैंक में खाता खोलने के लिए जाते हैं तो खाता खोलने के बाद हमें बैंक 2 प्रिंटेड बुक्स इशू करता है, जिसमें पहली होती है पासबुक और दूसरी होती है चेक बुक। इन दोनों के बारे में हम क्रमवार पढ़ेंगे। चलें आगे। पहले चलते हैं पासबुक की ओर। जैसा हमने बताया कि जब भी हम अकाउंट खोलते हैं किसी भी बैंक में तो हमें एक प्रिंटेड बुक दी जाती है बैंक के द्वारा, जिसमें हमारा नाम यानी अकाउंट होल्डर का नाम, उसका पता, अकाउंट नंबर और जितनी राशि से हमने अकाउंट खोला है वो धनराशि अंकित की हुई होती है। जब भी हम बैंक में अगली बार जाते हैं या तो धन जमा करने या धन को निकालने के लिए, तो निकालने के बाद हम उस पासबुक को संबंधित लेखा कर्मचारी को देते हैं, जो कि उसमें वो राशि एंटर करके हमें हमारी पासबुक वापस दे देते हैं। आज के समय में ये काम अब बैंक में मशीन या कंप्यूटर के द्वारा होने लगा है, जिससे ये ज़्यादा सुरक्षित और अल्प समय में काम हो जाता है। अपनी दूसरी बुक की ओर, जो कि हमें बैंक इशू करता है, उसे हम कहते हैं चेक बुक। ये भी एक प्रिंटेड बुक होती है जिसमें कई इन्फॉर्मेशन दी गई रहती हैं। जब भी हम बैंक में एप्लीकेशन देते हैं चेक बुक के लिए तो बैंक हमें चेक बुक इशू करता है। इस बुक में हमें कम से कम कुछ धनराशि को निश्चित रूप से रखना पड़ता है यदि हमें चेक बुक की सुविधा प्राप्त करनी है। इस चेक बुक में चेकों की संख्या 10, 25 या 50 तक हो सकती है। जब भी हमें चेक बुक इशू हो, हमें इनकी संख्या को भली प्रकार गिन लेना चाहिए। जितनी संख्या लिखी हो उतनी पूरे चेक्स उसमें उपलब्ध होने चाहिए। और चूँकि ये इम्पॉर्टेंट बुक होती है, इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित स्थान पर और अपनी निगरानी में रखना चाहिए। अनेक आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ आधार लिए हैं जिसके आधार पर हमने चेक का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आते हैं स्थान के आधार पर चेक बुक के वर्गीकरण पर, जिसमें पहला चेक होता है जिसे हम कहते हैं लोकल चेक या स्थानीय चेक। जैसे यदि हमने कोई ऐसा चेक इशू किया है जो सेम शहर, उसी शहर में ही क्लियर होना है, तो ऐसे चेक को हम लोकल चेक कहते हैं। इस चेक को हम उस शहर के किसी भी संबंधित ब्रांच में जाकर क्लियर करा सकते हैं। दूसरा चेक होता है आउट स्टेशन चेक। यदि हम लोकल चेक को शहर से बाहर ले जाकर क्लियर कराते हैं तो उसे हम आउट स्टेशन चेक कहते हैं। बैंक इस चेक को क्लियर करने के लिए कुछ एडिशनल फिक्स चार्ज हमसे लेते हैं। तीसरे प्रकार का चेक होता है एट पार चेक। ये चेक पूरे देश में संबंधित बैंक के सभी ब्रांचों में स्वीकार्य होता है और बाहर के ब्रांचों में इसे क्लियर करने के दौरान किसी भी प्रकार का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है। अब आते हैं हम दूसरे आधार पर, जिसमें हम मूल्य के आधार पर चेक बुक का वर्गीकरण करते हैं। पहला है साधारण मूल्य वाले चेक। ऐसे चेक जो 1 लाख से कम धनराशि वाले होते हैं उन्हें हम नॉर्मल वैल्यू चेक या साधारण मूल्य वाले चेक कहते हैं। दूसरे चेक हैं उसे हम कहते हैं ऊंचे मूल्य वाले चेक या
हाई वैल्यू चेक। ये इसमें जो राशि भरी जाती है वो 1 लाख रुपए से ऊपर की होती है। तीसरे प्रकार का चेक होता है जिसे गिफ्ट चेक या उपहार चेक कहते हैं। इस चेक में हम 100 रुपये से लेकर के 10,000 तक की राशि को भर सकते हैं। वर्गीकरण के अगले कदम में आते हैं हम तीसरे आधार पर, जिसे हम कहते हैं गारंटी भुगतान के आधार पर। इसमें सबसे पहला है सेल्फ चेक। ये वो चेक होता है जिसे अकाउंट होल्डर यानी खाताधारी बैंक में प्रत्यक्ष भुगतान के लिए स्वयं प्रस्तुत करता है। इसमें जहां भुगतान पाने वाले का नाम लिखना है वहां पर सेल्फ लिखा जाता है। दूसरे प्रकार का चेक है आगे की तारीख वाला चेक या पोस्ट डेटेड चेक, जिसे हम पीडीसी भी कहते हैं। ये एक ऐसा क्रॉस किया हुआ बेयरर चेक होता है जिसमें आगे की तिथि अंकित की जाती है और इस चेक का भुगतान अंकित तिथि या उसके बाद ही किया जाता है। बच्चों, घर में हम अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसे हम इंस्टॉलमेंट पर भी लेते हैं। तो इसके लिए हम कई चेक इशू करते हैं और हर चेक पर अलग अलग डेट डालते हैं और जिस डेट का चेक होता है उस डेट के बाद ही वो चेक क्लियर किया जा सकता है। बढ़ते हैं तीसरे चेक पर। इसे कहते हैं पीछे की तारीख वाला चेक या एंटीडेटेड चेक। इस चेक में बैंक में प्रस्तुत करने के पहले की तिथि होती है और ये चेक अंतिम तिथि से 6 महीने पूरे होने तक भुनाया जा सकता है। यानी जो डेट हमने डाली है उससे आगे 6 महीने तक हम उस चेक को क्लियर करा सकते हैं, और नहीं तो जो चौथा चेक आता है उसे हम काल बाधित चेक या स्टेल चेक कहते हैं। यानी कि अगर 6 महीने की तारीख निकल जाती है तो चेक बैंक इस तरह के चेक को स्वीकार नहीं करता है और इसे हम काल बाधित चेक कहते हैं। आते हैं चेक बुक के मुख्य प्रकार पर। इसमें सबसे पहला चेक होता है बेयरर यानी वाहक चेक। ये वो चेक होता है जो खातादारी का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुना सकता है। इसमें जिसके हाथ में चेक होता है उसी को राशि प्राप्त हो जाती है। ये चेक थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि यदि भूलवश हमसे हमारा चेक खो जाता है तो जो भी इस चेक को पाता है वो बैंक में जाकर धनराशि को प्राप्त कर सकता है। इससे बचने के लिए एक दूसरे प्रकार का चेक है जिसे हम कहते हैं क्रॉस चेक। ये चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से ही लिखा जाता है। इसमें चेक के ऊपर बाईं ओर 2 समानांतर लाइनें खींच दी जाती हैं तथा जिनके बीच में अकाउंट पेई या नॉट नेगोशिएबल लिखा जाता है। इसे नहीं भी लिख सकते हैं। इस चेक से फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पर नगद में धनराशि नहीं निकाल सकते हैं और जो राशि है वो केवल नामित व्यक्ति या संस्था के खाते में ही जमा हो सकती है। आते हैं तीसरे चेक पर जिसे हम कहते हैं आदेशित या ऑर्डर चेक। इस चेक में क्या किया जाता है, बियरर शब्द को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर ऑर्डर लिख दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इस चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसके नाम से चेक काटा गया हो। यानी बेयरर चेक में जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को धन का भुगतान हो जाता है, आदेशित चेक में वैसा नहीं होता है। जिसके नाम से चेक लिखा गया हो उसी के अकाउंट में या नगद उसे धनराशि प्रदान की जाती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक चेक की फ़ोटो ली हुई है जिससे इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन को आपको भली प्रकार से बता सकती हूँ। इसमें यहाँ पर टॉप पे सबसे पहले IFSC कोड दिया हुआ है। ये एक बैंक का चेक है। यहाँ पर डेट दी गई है। आपको जिस डेट में चेक को काटना हो उस डेट को आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तारीख, फिर मंथ और फिर ईयर। नेक्स्ट आता है पे।
यहाँ पर आपको जिसे भी धनराशि को देना हो उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। कोशिश ये की जाती है कि जहाँ पर पे लिखा है उसके तुरंत बाद से ही हम नाम को लिख दें, ताकि यदि अगर हमसे कहीं चेक खो जाता है तो कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। नाम लिखने के बाद एक सीधी लाइन एंड तक हम खींच देते हैं। नेक्स्ट आता है रुपए। यहाँ पर हम अमाउंट को शब्दों में लिखते हैं। अमाउंट लिखने के बाद ओनली लिखना आवश्यक होता है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि इतने ही रुपए निकालने हैं। इसके बाद हम ऊपर की लाइन की तरह ही यहाँ पर एक लाइन खींच करके इसे भर देते हैं। इस ब्लॉक को आप देख रहे हैं, इसमें हम अपने अमाउंट को नंबर्स में लिखते हैं। अकाउंट नंबर वाला ब्लॉक है, यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पर नीचे चेक नंबर दिया हुआ है। इस चेक नंबर को आपको चेक के सबसे पहले पेज पे जो इंडेक्स पेज दिया रहता है वहाँ पर एंटर करना आवश्यक होता है। ये नंबर, ऊपर दिया हुआ डेट और पेई का नाम, ये उस इंडेक्स फॉर्म पे आपको लिख देना चाहिए, ताकि यदि चेक कहीं खो जाता है तो हम इस नंबर से उसे ट्रेस कर सकते हैं। लास्ट में आप जिसका भी यहाँ पर अकाउंट है वो यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद ही चेक को हम बैंक में भेजते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी अमाउंट का चेक काटा गया हो उससे ज़्यादा अमाउंट हमारे अकाउंट में हो, क्योंकि यदि कम अमाउंट हो और हमने ज़्यादा का चेक काट दिया है तो ये गलत होता है और हमारे खिलाफ बैंक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। तो जितना बैंक में धनराशि हो उससे कम का ही हमें चेक काटना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको बैंक के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बैंक द्वारा दिए गए खातों के प्रकार, उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे पासबुक, चेकबुक, चेक के प्रकार और चेक को भरने का तरीका आपको भली प्रकार समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाकघर या पोस्ट ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।